अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। सोचा गया है कि ऐसा होना चाहिए, बट इट वॉज नॉट, इन आर नॉट फंक्शनल एज ऑफ नाउ। ओके मैम। राइट। यस मैम। चलो नाउ, Havesh, did you get your doubt? If not, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो, हमारा जो अभी हमें करना है वो है हमारा नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये एनएफएस। द फुल फॉर्म इज नेटवर्क फाइल सिस्टम। हमारे ख्याल से 3-4 क्लास में तुम्हारा ये टॉपिक टीसीपी/आईपी विल बी ओवर। ठीक है, इन नेक्स्ट 3-4 क्लास इट विल बी ओवर। नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क। यस गौरव, यही शुरू ही किया है, अभी पढ़ाया कुछ नहीं है। गौरव, यू हैव कॉन्टैक्ट विथ अभिषेक? पिंग। अच्छा, पिंग हिम वंस। देखो तो एनएफएस क्या है, हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ा था एप्लीकेशन लेयर के। ठीक है, पढ़ा था ना कई सारे। ये क्या है? ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एप्लीकेशन लेयर पे एक, ये दिस इज एन एप्लीकेशन। एनएफएस क्या है? एक एप्लीकेशन है। अब अगर मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊं, तो हम किसी सर्वर पे जब फाइल शेयरिंग करते हैं ना, मल्टीपल यूजर्स, ऑनलाइन गेम खेलते हो, ऑनलाइन गेम जब खेलते हो तो यू आर यूजिंग एनएफएस, नेटवर्क फाइलिंग सिस्टम। मींस in that case you are using or you are executing a file which is not present in your local storage। ठीक है, तो जब भी एनएफएस क्या करता है, इट enables us to access or execute or change depending upon our authorization level a data or file। ओके, ठीक है। तो गौरव, अब ध्यान से सुनना। अब क्या है, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम, नाम सुना है? यस मैम। सन माइक्रो, हाँ, जावा डेवलप किया गया, जावा इसका मेन इन्वेंशन है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ये किस लिए? एक क्लाइंट सर्वर, ये जो एप्लीकेशन है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। और ये ऑनलाइन आपको किसी फाइल को यूज करना इनेबल कराता है जो कि रिमोट कंप्यूटर पे अवेलेबल है। मतलब इट विल इनेबल यू टू एक्सेस, एग्जीक्यूट और मॉडिफाई एनी डेटा विच इज नॉट लोकल टू योर स्टोरेज, जो आपके कंप्यूटर में लोकल नहीं है, और विच इज रिमोट। लोकल नहीं है तो क्या है, रिमोटली प्लेस्ड डेटा को एक्सेस करना, एग्जीक्यूट करना या मॉडिफाई करना अलाउ करता है एनएफएस, नेटवर्क फाइलिंग सिस्टम। अब ऑब्वियसली नेटवर्क नाम से ही है, ये जो फाइल होगा ये नेटवर्क में के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। हम नेटवर्क के थ्रू यूज करने का मतलब वो फाइल हमारे कंप्यूटर में लोकल नहीं है, इट इज रिमोट। तो हम जो भी चीज ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि हम मैंने कहा ऑनलाइन गेम खेलते हो या एनीथिंग, ऑनलाइन मूवी देखते हो, जहाँ पे यू आर शेयरिंग द फाइल विथ मल्टीपल अदर यूजर्स, तो आप एनएफएस यूज कर रहे हैं, नेटवर्क फाइलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ यस आया मैम। कहाँ यूज होगा इसका? गौरव, गेम खेलते हो ना, तो जो गेम खेलते हो तो एनएफएस यूज कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज द गेम इज नॉट प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर, आप किसी दूसरे सर्वर से यूज कर रहे हैं इसको। तो वहां पे एनएफएस का हमेशा ये एप्लीकेशन लेयर पे रन होगा। इट रन्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करता है, जहाँ पे क्लाइंट हो गया वो बंदा या ये वो कंप्यूटर जो इस पे प्रेजेंट रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है।
गुड इवनिंग अभिषेक. आज I had to change Good time evening, ma'am. because sir, good evening. Sir is not well, तो he called me up to take his class. एक क्लास 7 o'clock की है, उन्होंने कहा है ले लेने के लिए. तो I thought कि फिर 7 o'clock तुम्हारी क्लास होती है and I will be out of station next week. तो अगले वीक कोई क्लास में ले नहीं पाऊंगी, तो इसीलिए I have to change your time from 7 to 6. ठीक है. अब ये हमने कहा कि या तो फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि गेम खेलते हो तुम, तो तुम क्या गेम की प्रॉपर्टी या कुछ चेंज कर सकते हैं हम क्या, या मूवी का कुछ कर सकते हैं कंटेंट उसकी चेंज, या कोई फाइल ही अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम नहीं चेंज कर सकते उसको, नहीं कर सकते ना. हमें क्या राइट मिला हुआ है, सिर्फ एक्सेस का. तो हमें एक्सेस करना है या एग्जीक्यूट करने का राइट है या हम चेंज भी कर सकते हैं. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप जो एज ए यूजर आपकी ऑथराइजेशन क्या है. जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग टाइप के यूजेज है. एक और चीज समझ लो, अलग अलग टाइप के यूजर के लिए हमारे पास DAC, ये इसका फुल फॉर्म है डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशन का मतलब क्या, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. इंग्लिश में डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशन नहीं, डिस्क्रिशन डिवाइड करना मैम. भेदभाव करना. ठीक है. डिस्क्रिशन का हाँ, डिस्क्रिशन का मतलब होता है भेदभाव करना. तो ये डैक क्या होता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. मतलब अलग अलग यूजर को आप सबको सेम एक्सेस नहीं दे सकते, सेम टाइप का एक्सेस नहीं दे सकते हैं. कोई यूजर किसी फाइल को सिर्फ मे बी एक्सेस कर सकता है, कोई उस पे कुछ और काम एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल को, कोई मॉडिफाई कर सकता है. तो अलग अलग यूजर को हम अलग अलग टाइप का एक्सेस कंट्रोल देते हैं अपने फाइल पे या डेटाबेस पे. अब किस यूजर को कैसा एक्सेस कंट्रोल मिलेगा वो डिपेंड करता है उसके ऑथराइजेशन से पे. ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि हम जब लॉग इन करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है ना. यस मैम. ठीक है. अब उसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं. जो पेड होंगे उनको कुछ ज्यादा फीचर मिलती होगी, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा ही कुछ होता होगा, यस मैम. है ना. तो जब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि आईडी पासवर्ड से हमारी एक्सेस राइट मैप्ड होती हैं, कि आपको क्या राइट मिलेगा, किस फाइल पे मिलेगा, ये मैप हो जाती, मैप की जाती हैं. अगर आपने कुछ पेड मेंबर है अगर आप, तो आपकी एक्सेस राइट अनपेड मेंबर से अलग होगी. अगर आप इसके एडमिन के पार्ट हैं तो आपकी एक्सेस राइट अलग होगी. तो ये ही है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जहां पे हम जब लॉग इन करते हैं तो हमारी ऑथराइजेशन के लिए वट एवर आईडी पासवर्ड वी प्रोवाइड, द एक्सेस राइट इज मैप्ड विथ आईडी पासवर्ड. अंडरस्टूड और नॉट. यस मैम. अब इसमें जो एनएफएस में क्या होता है कि अब हमारा फाइल जो है दैट इज रिमोटली लोकेटेड ऑन सम अदर सर्वर, और मल्टीपल क्लाइंट के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो हमें ये वहां पे ये सेग्रीगेट करना पड़ता है कि किस क्लाइंट का एक्सेस राइट क्या होगा, किसको किस टाइप की फीचर प्रोवाइड करनी है. तो यहाँ पे एनएफएस के दो पार्ट होंगे. एनएफएस विल हैव टू पार्ट्स, पहला होगा क्लाइंट और दूसरा होगा इसका सर्वर. अब इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है दोनों तरफ, देखो इसमें काफी कंपोनेंट होंगे दैट यू, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आता है. सिस्टम कॉल तुम लोगों को बताया है मैंने अभी, सॉकेट सिस्टम कॉल में. सिस्टम कॉल क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ. फ्रेंड्स, स्नेहलता तुम बताओ क्या है सिस्टम कॉल. कोई बताएगा कॉल. क्या होता है सिस्टम. मैम
जब भी कोई हम्म, एप्लीकेशन रूट एक्सेस वो या फिर कर्नल से कुछ वो करती है रिट्रीव, हम्म, हाँ तो मतलब आगे रिक्वेस्ट करती है, उसको सिस्टम कॉल हम्म, कहते हैं। हाँ, जब एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंट कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोसेस wants to access the hardware directly, तो वी जनरेट अ सिस्टम कॉल, है ना, यही है। मैम एक बार फिर से बोलिएगा। देखो व्हेन। प्रिंस, हमारे को प्रिंस, आर यू देयर? यस मैम। सिस्टम कॉल बताओ क्या होता है। मैम सॉकेट सिस्टम कॉल। कोई भी सिस्टम कॉल, सॉकेट सिस्टम कॉल नहीं, सिस्टम कॉल क्या होता है? बहुत सारे सिस्टम कॉल पढ़े ना अभी प्रोग्रामिंग में, सॉकेट सिस्टम कॉल, कनेक्ट सिस्टम कॉल। उन सबसे पहले मैंने बताया था कि सिस्टम कॉल क्या होता है, बताओ क्या होता है, नहीं याद है? लोग पढ़ रहे नहीं हो, देखो स्नेहलता बेसिक स्ट्रक्चर, गौरव भावेश ने बिल्कुल सही बताया। गौरव याद है क्या है सिस्टम कॉल? हम्म, फ्रेंड्स ध्यान से तुम भी सुनो, याद नहीं है, देखो श्रेयता होता क्या है कि हम, हमारा जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे लोअर लेवल पे या कोर पे हमारा हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जब भी डील करनी है तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिख रहा है डायग्राम में, लेयर्ड आर्किटेक्चर जो यस होता मैम। है। यस मैम। लेकिन कई बार क्या है कि कुछ कामों के लिए, जैसे हम सेव करते हैं या प्रिंट करते हैं, उन सब कामों के वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये जो डायरेक्टली डील करेगा, तो ये प्री स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सेव एज। जब भी तुम किसी भी, चाहे वर्ड में करो, पावर पॉइंट में करो, किसी भी एप्लीकेशन में तुम सेव एज करो, एक ही विंडो खुलता है, एक ही टाइप का स्टेप होता है, देखा है, विंडो एक ही आती है हमेशा। तुम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन में करोगे तो वो क्या है, वो प्री स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल इज अ प्री स्टोर्ड प्रोग्राम, और सबरूटीन इसको हम कह सकते हैं, विच enables एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द हार्डवेयर डायरेक्टली। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास कर दिया जाता है। अदरवाइज एप्लीकेशन सॉफ्ट आपको जब भी हार्डवेयर से काम है तो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही जाएगा। बट ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां ये डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करता है, जिसमें हमने कहा था कि सेव एज हमारा होता है, प्रिंट मेन्यू होता है, ये सब जो कुछ है, ये हमारा सिस्टम कॉल्स हैं प्री डिफाइंड। हम जैसे ही सेव एज पे करते हैं, इसका जो प्रोग्राम सेव है वो रन होता है, और करस्पॉन्डिंग विंडो जो ओपन होते हैं, और हम सेव कर लेते हैं डेटा। अंडरस्टूड? प्रिंस याद आया? मैम। यस मैम। मैम ब्लर हो रहा है मैम। हाँ मैम, मेरा भी हो रहा है। ब्लर हो रहा है? यस मैम। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ रुक जाओ, इसको मैं एक बार मिनट नीचे। अभी देखो कुछ बेटर हुआ? यस मैम। क्लियर है। क्लियर है प्रिंस और गौरव? अब क्लियर है। हाँ तो प्रिंस समझ आया? सिस्टम कॉल भूल गए थे, बताया था ना ये पहले भी। यस मैम। याद रखना पड़ेगा। तो स्नेहलता, सिस्टम कॉल का मतलब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हार्डवेयर से डायरेक्ट डील करना है, तो कुछ प्री स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको रन कर सकता है, ठीक है? आए समझ? यस मैम। तो अब यस मैम। यहाँ पे हमारा क्या है, ये यही है सिस्टम कॉल, क्योंकि क्लाइंट साइड में ये फिक्स्ड लेयर्स में काम होगा। अब ये लेयर मैं बताऊंगी,
सेम चीज हमारे सर्वर साइड में भी होता है, द सेम थिंग, सिस्टम कॉल लेयर। इनमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। वर्चुअल फाइल एग्जीक्यूशन, वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर, NFS सर्वर, लोकल फाइल इंटरफेस, लोकल फाइल इंटरफेस, RPC, सर्वर स्टब और डेटाबेस। अब देखो होता क्या है, मैं NFS क्लाइंट हूं, मतलब मुझे किसी रिमोट कंप्यूटर पे एक्सेस चाहिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो कि मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे किसी रिमोट सर्वर पे किसी फाइल पे एक्सेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट साइड में सिस्टम कॉल लेयर होता है। लेयर, सिस्टम कॉल लेयर का मतलब ये प्री डिफाइंड कुछ प्रोग्राम्स रन करता है। प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, देखो ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डेमन्स कहते हैं हम इनको, डेमन्स। NFS, हाँ सुना है? यस मैम। हमारे पास कुछ NFS डेमन्स होते हैं। डेमन मतलब ये बैकग्राउंड के प्रोग्राम होते बैकग्राउंड हैं। प्रोसेसेस। सब लोग जिनको नहीं पता है ये सुन लीजिए कि जब भी हम नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं, मींस वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद सम रिमोट सर्वर, कुछ बैकग्राउंड में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होते हैं। जैसे तुम लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा कि जब हम सपोज वर्ड या कोई एक नॉर्मल फाइल ही अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं, टास्क बार पे तुम लोगों ने जाके देखा है कितने प्रोसेस रन होते हैं? हैव यू एवर सीन दैट? टास्क बार पे राइट क्लिक करके प्रोसेसेस में जाके देखा है? यस मैम। बाकी लोग बताइए। नो मैम, नो मैम। नो मैम, मैंने भी नहीं देखा। देखना आज जाके देखना, एक अपना कंप्यूटर नॉर्मल खोल लो, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, टास्क बार जानते हो ना? यस मैम। यस वहां मैम। जाके राइट क्लिक करना, ठीक है, और टास्क मैनेजर खोलना। टास्क मैनेजर का ऑप्शन आएगा, राइट? तो तुम देखोगे कि तुमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलाया हुआ है, तभी भी कई सारे रनिंग प्रोसेस दिखेंगे कि प्रोसेस रन हो रहे हैं, रनिंग दिखाएगा उनको। तो वो क्या होते हैं, वो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। जो जैसे ही आप किसी काम को करते हैं या अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो बैकग्राउंड में कई सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। उन्हें हम कहते हैं डेमन्स। दीज आर बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो बैकएंड में चलते हैं, ऑटोमेटिकली चलते हैं, हम नहीं चलाते, बैकग्राउंड प्रोसेस। इसी तरीके से जब हम नेटवर्क से, ये हर के लिए होता है, चाहे तुम नेटवर्क से कम्युनिकेट करो चाहे नहीं करो, नॉर्मल कंप्यूटर में भी डेमन्स रन हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम हेलो मैम। नेटवर्क, यस अभिषेक, मैम उन्हें बंद भी किया तो जा सकता है ना, बंद हो जाता है वो फिर, मतलब जो हाँ बैकग्राउंड में रन होते हैं। हाँ, लेकिन रन हाँ होते हैं मैम, ना, तो वो मतलब देखा है, मैं भूल गया था, मैंने देखा है वो मैम। लेकिन बंद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनको चलाते हैं अभिषेक? अपने आप नो चलते हैं वो? मैम। यस मैम, यस हम्म, मैम। तो वही है बैकग्राउंड प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं। ठीक है, किसी भी वो बैकग्राउंड में सपोर्ट देते हैं बहुत सारे कामों को करने के लिए। इसी तरीके से जब हम मुझे किसी सर्वर से कनेक्ट होना है, तो NFS डेमन्स रन होते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम के बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये हमें पूरा पढ़ना है, बहुत सारे डेमन्स पढ़ने हैं हमें। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम के डेमन्स रन होंगे, मतलब इसके कई बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन होंगे, राइट? तो यहाँ पे सिस्टम कॉल लेयर का मतलब है कि ये वाला लेयर आपको प्री डिफाइंड कुछ टास्क करने के लिए एक्सेस देगा, जो जिसके थ्रू आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। अब हार्डवेयर से क्यों कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि यू वांट टू एक्सेस अ फाइल। जैसे देखो, मान लो मैं अपने कंप्यूटर में वर्ड फाइल खोल रही हूँ, तो वर्ड फाइल कहाँ स्टोर्ड होगी? हार्ड डिस्क में। यस वर्ड मैम। फाइल यस मैम। हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। और यस हार्ड मैम। डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क इज व्हाट? अ हार्डवेयर। यस मैम। तो जब मैं वर्ड में हार्ड डिस्क ओपन कर रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सेस, मैं वर्ड में हूँ, मतलब मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हूँ, और मैं ओपन कर रही हूँ, मतलब मैं हार्डवेयर से डील करना चाहती हूँ, बिकॉज माई फाइल इज इन हार्ड डिस्क विच इज अ हार्डवेयर।
तो मैं इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ डायरेक्टली, कंट्रोल ओ करते हो, जैसे कि हम क्या करते हैं MS वर्ड में, कंट्रोल प्लस एन मतलब न्यू फाइल ओपन करेगा, कंट्रोल प्लस ओ मतलब एग्जिस्टिंग फाइल खोलेगा, ऐसा ही होता है ना, ओपन डायलॉग बॉक्स। तो मतलब यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द हार्डवेयर, इसीलिए अब यहाँ पे क्या है कि हम वो हार्ड डिस्क में कुछ फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, पर वो फाइल हमारे कंप्यूटर में नहीं है। ये कहाँ पे है? सर्वर पे है ना, क्योंकि मुझे कोई रिमोट सर्वर पे कोई फाइल है वो एक्सेस करना है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे कहा जाता है वर्चुअल फाइल एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो कि आपको एक कंबाइंड या कॉमन फाइल को एक्सेस करने देता है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल तुम एक्सेस करना चाहते हो, यू मे नॉट बी द सोल यूजर ऑफ दैट फाइल। मैं नॉर्मली एक मगाले एग्जांपल देती हूँ कि कोई तुम्हें मूवी देखनी है, किसी एक सर्वर पे मूवी है, तो तुम जब देख रहे हो तो यू आर शेयरिंग इट विथ मल्टीपल अदर यूजर्स। तो वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या करता है कि आपको ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, मींस इट विल हाइड द प्रोसीजरल एंड फंक्शनल डिटेल्स ऑफ एक्सेसिंग अ कॉमन फाइल। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के यूजर को, अब यहाँ पे ये एक सर्वर है, अलग अलग टाइप के यूजर, मान लो यहाँ पे मल्टीपल मूवीज ही हैं, 100 मूवीज हैं, अलग अलग यूजर अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूवी देख सकते हैं, हो सकता है ना। यस मैम। तो ये क्या करता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि इंटरनल डिटेल जितनी है उसको हाइड करके रखेगा, और आपको जो चाहिए वो आपके ऑथराइजेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको सिस्टम कॉल लेयर क्या करेगा, इट विल अलाउ यू टू एक्सेस द हार्डवेयर। किसका हार्डवेयर? या हार्ड डिस्क जो कि रिमोट फाइल पे है, वो अलाउ करेगा, और ये आपको इंटरनल डिटेल्स हाइड करके उस फाइल को एक्सेस करने देगा। अब यहाँ पे आप क्या है, आप NFS क्लाइंट हैं, यानी यह क्लाइंट साइड पे हम कर रहे हैं, तो आप नेटवर्क फाइल सिस्टम के क्लाइंट हैं। और यहाँ पे अब वो फाइल, एक चीज बताओ, ये जो हम मूवी देखते हैं तो वो हमारे रैम में आती होगी कॉपी उसकी, तभी तो हम देख पा रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये जो लोकल फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या है, ये यही करता है कि आपको उसकी कॉपी बनाएगा आपकी रैम में, डेटा है यहाँ पे बट इसकी कॉपी बन रही है आपके लोकल फाइल सिस्टम इंटरफेस पे। और आप NFS क्लाइंट हैं, और ये है RPC। RPC का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीड्यूरल कॉल। रिमोट का मतलब ही होता है जो चीज दूर है। तो RPC क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट साइड पे जो एक स्टेप मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोग्राम, समझ सकते हो कि रिमोट प्रोसेस से यहाँ का जो प्रोसेस है जो फाइल ट्रांसफर का है, अब तुम यहाँ पे TCP और UDP में जो हमने सिस्टम कॉल्स पढ़े थे वो सोच सकते हो, ये क्लाइंट है ये सर्वर है, आपने यहाँ से कनेक्ट किया तो कई सारे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो हमने फंक्शंस पढ़े थे, सेंड टू, रिसीव फ्रॉम, ये सब पढ़ा था ना। यस मैम। यस मैम। तो उनके लिए प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे होंगे, तो रिमोट प्रोसीडर क्या करेगा, यही RPC दूर के किसी कंप्यूटर से जो प्रोसेस हो रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करवाएगा। उसके बाद ये जाएगा, ये RPC कम्युनिकेट करेगा यहाँ से सर्वर वाले प्रोग्राम से, यहाँ का रिमोट प्रोसीजर, यहाँ के जो क्लाइंट प्रोसीजर्स होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे सर्वर वाले से, ये वन वे होगा इस तरफ से। उसके बाद यहाँ पे NFS सर्वर है, नेटवर्क फाइल सिस्टम का सर्वर है, जहाँ पे सारी डेटा होगी, राइट। यहाँ पे सारी डेटा होगी, आपका जो रिक्वेस्ट है इस प्रोसीजर से फिर सर्वर के प्रोसीजर तक आया, NFS सर्वर तक गया। NFS सर्वर क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को, मतलब आपने जो ID पासवर्ड से लॉगिन किया है उसको ऑथराइज करेगा कि आपकी जो एक्सेस है वो क्या होनी चाहिए, आपको कौन से फीचर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इट विल ऑथराइज यू। और ऑथराइज करने के बाद अकॉर्डिंगली आपको यहाँ भी एक, जैसे ये वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ की फाइल यहाँ ट्रांसफर होनी है वर्चुअली, तो आपके ऑथराइज करने के बाद यहाँ के वर्चुअल फाइल सिस्टम में यहाँ के हार्ड डिस्क का जो भी डिटेल है, और हार्ड डिस्क का डिटेल को एक्सेस करने के लिए यहाँ भी एक सिस्टम कॉल लेयर होता है, तो इट विल एक्सेस द हार्डवेयर विच इज प्रेजेंट इन दिस सर्वर, और उसके बाद आपका जो है डेटा इस पे ट्रांसफर होगा
तो ये डाटा ट्रांसफर कहाँ होगा? आपके टैब पे, जिस टैब मतलब ब्राउजर के जिस टैब से तुमने खोला है। तो आउट ऑफ मेनी प्रोसेसेस, ये जब एनएफएस कंप्लीट हो गया, फिर आपका एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या बाकी जो है प्रोटोकॉल्स रन होंगे। ये सिर्फ क्या करता है कि आपको रिमोट कंप्यूटर से या रिमोट सर्वर से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये एनएफएस आपके में इंस्टॉल्ड होगा, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट द क्लाइंट एनएफएस हैज। इसके अंदर दो प्रोसेस होंगे, क्लाइंट और सर्वर, और ये सारा इसका कंपोनेंट्स है या स्ट्रक्चर है। ना इसमें से किसी भी कंपोनेंट को अगर और डिटेल और अगर नहीं कोई डाउट है तो बताइए मुझे, आई विल एक्सप्लेन। बोलो। हेलो मैम। यस बोलो। मैम मेरे को ये डीबी और लोकल फाइल इंटरफेस, लोकल फाइल सिस्टम इंटरफेस जो है मैम, ये मेरे को समझ में नहीं आया मैम, ये क्या बताया आपने मेरे को? हाँ, लोग डेटाबेस, ये तो क्या है, ये आपके कंप्यूटर का डेटाबेस है। तुम अपने कंप्यूटर में, तुम्हारे कंप्यूटर का डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब क्या? स्टोरेज एरिया। ठीक है। स्टोरेज कहाँ पे हमारे, हमने अगर पढ़ा है सीओ में, स्टोरेज कितने टाइप की होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। यस मैम। तो ये हमारा डेटाबेस का मतलब ये होता है स्टोरेज। हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारा फाइल जो भी मूवी है, मान लो वो तो यहाँ पे है, इस सर्वर पे है। हम उस मूवी को तो यहाँ डाउनलोड नहीं करते ना, क्योंकि यहाँ डाउनलोड कर लेंगे तो उसकी परमानेंट कॉपी मेरे पास हो जाएगी। लेकिन जब हम ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन, इसका मतलब क्या? हम उसकी एक कॉपी कहाँ बना रहे हैं? अपने अपने रैम रैम पे। में। हाँ। तो वो क्या है? अब आपको अब रैम को एक्सेस करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम देख पाओगे। यस मैम। तो वो रैम कहाँ है? तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में है ना। लोकल। ओके मैम, क्लियर है। ठीक है। और ये कम्युनिकेट कैसे करता है? आरपीसी से। तो ये रिमोट यहाँ का जो प्रोसीजर होगा, एक प्रोसीजर, इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। देखो, एक जो प्रोसीजर हमारा बनेगा कम सपोज कम्युनिकेशन के लिए, उसके अंदर हमारा होस्ट का एड्रेस, आईपी एड्रेस, होस्ट का एड्रेस, प्रोग्राम नंबर, मतलब ये टैब समझ लो हमारा, कि पोर्ट का नंबर कि किस टैब पे हम कर रहे हैं, प्रोग्राम नंबर, और हर प्रोसीजर को एक नंबर मिलता है, प्रोसीजर नंबर। ये तीनों मिला के हमारा एक प्रोसीजर बनता है। अब मान लो मल्टीपल, क्योंकि हमने कहा कि हम ऑनलाइन में हम शेयर करते हैं, तो ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे जो इसको एक्सेस करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे। तो सबका अपना आईपी एड्रेस होगा, अपना प्रोग्राम नंबर होगा और अपना प्रोसीजर नंबर होगा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। अब मल्टीपल क्लाइंट है तो मल्टीपल यूनिक प्रोसीजर्स होंगे। मैम यहाँ पे प्रोग्राम नंबर क्या है? प्रोग्राम नंबर तो जो भी हम प्रोग्राम जनरेट करते हैं उस पर प्रोग्राम नंबर पीआईडी मिलता है ना, प्रोसेस ओके आईडी, मैम, वही है हमारा क्लियर। प्रोग्राम नंबर। जैसे तुम देखोगे, अभी मैं किन दिन तुम लोगों को लाइनेक्स में दिखा दूंगी, हर की एक प्रोसेस आईडी अपने आप जनरेट होती है। कुछ क्योंकि प्रैक्टिकल भी मुझे कराने हैं, तो मैंने आई विल शेयर यू, मैं दिखाऊंगी। या टास्क बार पे भी सबकी पीआईडी दिख रही होती है। तुम टास्क बार ही खोलोगे ना, राइट क्लिक करके टास्क बार खोलना, जिन्होंने नहीं खोला उन्होंने भी देखो। टास्क बार पे देखो, टास्क बार है, उस पे जाके राइट क्लिक करना, जिन्होंने नहीं देखा है, राइट क्लिक करना और उसके बाद खोलना टास्क मैनेजर। तो तुम्हें वहां पे भी दिख जाएगा पीआईडी सबकी, बहुत सारे प्रोसेस की पीआईडी दिखेगी तुम्हें, जो कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 4 डिजिट जनरली होती है न्यूमेरिक वैल्यू। ये ऑटोमेटिकली ओएस जनरेट करता है हर प्रोसेस को, सो दैट कि हर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है। कोई क्वेरी अब इसमें बताइए, एनीवन? नो मैम। अब हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनएफएस डेमन्स पढ़ने हैं। डेमन्स, ठीक है। डेमन का मतलब हमने क्या कहा? डेमन का मतलब होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अब एनएफएस डेमन का मतलब है कि जब हम नेटवर्क फाइलिंग सिस्टम यूज करते हैं तो कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेसेस यूज होते हैं। वी हैव मल्टीपल एनएफएस डेमन्स। इसमें मैं नंबरिंग तुम लोगों को सीक्वेंस बता देती हूँ, कई सारे हमें पढ़ने हैं। ऑटो माउंटेड डेमन, ऑटो
MOUNTD, ऑटो माउंटेड डेमन। दूसरा हमारा होता है लॉक्ड डेमन, LOCKD, लॉक्ड डेमन। देन माउंटेड डेमन, देन NFS TCBD डेमन, याद करना पड़ेगा ये सारा। देन वी हैव NFS लॉक्ड, LOGD, स्टैट D डेमन, RPC बाइंड, NFS लॉक, NetFS। इतने सारे डेमन हमें पढ़ने हैं, 10 है, बहुत सारे, बट 10 मेन इंपॉर्टेंट डेमन्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी। ये नाम है, सबका काम अलग अलग है। अब इन सबों के लिए स्पेसिफिक कमांड होता है। देखो ये जो डेमन्स हम रन करते हैं ना, इनको रन करने का एक स्पेसिफिक कमांड होता है जो लिनक्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये बेसिकली सारे लिनक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे जो हमें पढ़ना है। तो इनको रन करने से पहले या इनके कमांड करने से पहले तुम्हें लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स करने होंगे। ठीक है, एक कुछ चीज ध्यान दे लो। लिनक्स से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, हमारे विंडोज में क्या होता है कि हार्डवेयर का मतलब जो चीज हम फील कर सकते हैं, मतलब कंपोनेंट्स, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं विंडोज में। विंडोज के किसी भी Yes, ma'am. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीज हमारी दिखती है, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. और उन्हीं को हम डिवाइस कहते हैं। लेकिन लाइनक्स के केस में क्या होता है कि कोई भी चीज, चाहे वो तुम्हारा कोई फाइल हो, चाहे कोई हार्डवेयर हो, डजेंट मैटर, दोनों को हम डिवाइस कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारे फाइल बनेंगे, जो हम फाइल क्रिएट करेंगे, दे ऑल आर, और कोई कंपोनेंट है, रिसोर्स है, दे ऑल आर ट्रीटेड एज डिवाइसेस। ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है कि विंडोज में हार्डवेयर अलग होता है, कंपोनेंट हमारा जो सॉफ्टवेयर है या फाइल है वो अलग है, दोनों की एंटिटी अलग है, बट लिनक्स में दोनों को ही डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, Yes, अंडरस्टूड। ma'am. अब यहाँ पे लिनक्स के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की डायरेक्टरी होती है, स्पेसिफिक डायरेक्टरी, जिसमें जैसे विंडोज के अंदर क्या है कि कोई भी हम प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो वो प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करो तो डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल। Yes, ma'am. हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट लोकेशन हमारा वही होता है। तो हमारा C के अंदर जो प्रोग्राम फाइल्स है, इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स। और हमारे पास दो चीजें होती हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, एक तो प्रोग्राम फाइल्स होता है और दूसरी चीज होती है प्रोग्राम फाइल और 86, ऐसा कुछ होता है, नोटिस किया है यस मैम। क्या डिफरेंस यस है मैम। दोनों में? दोनों ही होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम बिल्कुल सही। सेग्रीगेट करने के लिए। हाँ, जो 32 बिट वाले प्रोग्राम होते हैं ना, 32 बिट वाले जितने प्रोग्राम होते हैं, होता क्या है, कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि टर्बो सी है तुम्हारा, वो तुम्हारा पुराना वाला टर्बो सी, जैसे कि हमारा जो XP था वो विंडोज 7 में भी चल जाता था। तो जो हमारे 32 बिट्स वाले प्रोग्राम है, ये X86 में जाएगा, और जो हमारा 64 बिट वाला प्रोग्राम है वो इस फाइल में जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फिक्स है कि हम जिस टाइप के प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं वो किस फोल्डर में जाएगा या किस डायरेक्टरी में जाएगा, Yes, है ना। ma'am.
लेकिन यहाँ पे जिसको हम विंडोज के अंदर फोल्डर कहते हैं, लाइनक्स में फोल्डर का कंसेप्ट कोई नहीं है, लाइनक्स में उसको डायरेक्टरी कहते हैं हम। ठीक है, लाइनक्स में फोल्डर का कंसेप्ट नहीं है, हम इसको यहाँ डायरेक्टरी कहते हैं। हेलो तो मैम। हमें यस अभिषेक, मैम इसे तो वैसे भी अगर कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब सब मैम उनका कमांड यूज करके खोलते हैं तो उसमें भी मैम डायरेक्टरी के ही नाम से आता है, फोल्डर नहीं आता ना मैम। क्योंकि वो CLI है ना, हम यहाँ जो काम करेंगे CLI पे करेंगे, यस मैम। इसीलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टरी बोलेंगे। जैसे तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो, CD लिखते हो, चेंज डायरेक्टरी का फुल फॉर्म यही है ना, यस सी मैम। से। यस मैम। तो ये यहाँ पे हम, चूंकि अब GUI विंडोज GUI बेस्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें अलग है, और लिनक्स में हम CLI पे काम करना है, इसलिए हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली अलग तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे फाइल हो चाहे हार्डवेयर हो, सबको डिवाइस की तरह ट्रीट किया जाता है, और फोल्डर का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टरी बनाएंगे। तो कुछ कमांड्स कर लो, अगली क्लास में मैं तुम लोगों को ये कमांड कराऊंगी। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं, क्योंकि NFS वाले कमांड बताने से पहले उसमें जब मैं लिखूंगी तो तुम लोगों को नहीं समझ आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स ऑफ लाइनक्स, ये पढ़ना भी है तुम लोगों को। पहला इसमें है, मुझे यूजर ऐड करना है, टू ऐड अ यूजर। एनी आइडिया कैसे करते हैं? हमारे पास कमांड होता है, प्रॉम्प्ट हमारा है यूजर ऐड या ऐड यूजर, बहुत सिंपल कमांड है, ऐड यूजर और नेम ऑफ द यूजर। जिस सपोज मैं किसी एक नाम से एक यूजर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी ऐड यूजर। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आई विल राइट ऐड यूजर ABC, मतलब ABC नाम का यूजर एक क्रिएट कर देगा। ये जो कंट्रोल पैनल में जाके अकाउंट बनाते हो ना विंडोज में, एक यस कंप्यूटर मैम। में हम कई सारे कमांड का बना सकते हैं अकाउंट्स, सबको यस पासवर्ड मैम। से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे है। तो अलग यूजर बनाने का मतलब इसका ID पासवर्ड अलग होगा, तो इट विल हैव अ सेपरेट प्लेस और स्पेस इन द हार्ड डिस्क, जो दूसरे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐड यूजर कमांड होता है। अब मुझे इसका पासवर्ड सेट करना होगा, तो यूजर, इसके लिए हमारे पास कमांड होता है। पहले तो हम जो नेम हमने डालना है, ये यूजर का नेम है, देन हम लिखेंगे टू ऐड अप द पासवर्ड। कमांड विल बी PASSWD और यूजर नेम, जिसके लिए मुझे पासवर्ड सेट करना है। मुझे ABC के लिए करना है, तो आई विल राइट PASSWD ABC, मतलब अब ABC का पासवर्ड सेट कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान क्या रखनी है कि जब तुम ये पासवर्ड डालोगे ना, पासवर्ड ABC, तो कर्सर यहाँ आ जाएगा नीचे, तुमसे पासवर्ड मांगेगा। तो जनरली क्या होता है कि जब हम कोई की से प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर आगे बढ़ता है यस मैम। ना। सब लोग बड़ा ध्यान से, कि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। ये अब यहाँ पे कर्सर आ गया, अब तुम पासवर्ड डाल रहे हो, बट ये कर्सर आगे मूव नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया या हॉल्ट हो गया है, ये ले नहीं रहा है। नो, इट विल टेक योर वैल्यू, जो भी पासवर्ड तुम डाल रहे हो, लेकिन ये कर्सर आगे मूव नहीं होता है। तो जो भी तुमने पासवर्ड डाला, एंटर करोगे, फिर आएगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, टाइप योर पासवर्ड ऐसा आता है। जब तुम ये लिखोगे कमांड, तो आएगा, मैं प्रैक्टिकल करके में दिखा दूंगी, टाइप द पासवर्ड। यस मैम। ठीक है, तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ये कर्सर आगे नहीं जाएगा, तुम्हें जो भी डालना है डाल के एंटर करोगे, फिर आएगा कंफर्म द पासवर्ड या रीटाइप द पासवर्ड। तुमने पासवर्ड डाल दिया, एंटर किया, आपका इस यूजर के लिए ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब तुम जब लॉगिन करोगे तो तुम इस नेम और इस पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। तुमने एक यूजर नया क्रिएट कर दिया उसमें। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। अब लिनक्स में एक और फीचर क्या होता है, ग्रुप बनाने का। देखो लिनक्स के अंदर हम डिफरेंट यूजर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं यूजर्स की। हेलो मैम। यस।
मैम इसमें एक लिनक्स में कोई कमांड भी होता है ना, हु एम आई करके, कि मैम हु हाँ, आई वो एम तो ऐसे? मतलब आपका आईडी पासवर्ड बताएगा ग्रुपिंग मैम ऑफ। यूजर सिर्फ आईडी बताता है कि पासवर्ड भी बताता है वो? पासवर्ड बताएगा थोड़ी, आईडी बताएगा। ओ, तुम्हारा किस टर्मिनल पे क्रिएट हुआ है, कब क्रिएट हुआ है, किस डेट को, टाइम को, सब कुछ बताएगा। देखो लिनक्स में क्या होता है, एक फैसिलिटी होती है ग्रुपिंग ऑफ यूजर, मतलब हम मल्टीपल यूजर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। अब ग्रुप का फायदा क्या है कि देखो, मान लो कि तुम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे तुम लोग सपोज 4 लोग काम कर रहे हो, तुम लोगों ने 4 लोगों का अपना अपना आईडी पासवर्ड है। अब तुम ये चाहते हो कि हम चारों जो भी अपडेट करें वो एक शेयर्ड मेमोरी में जाके अपडेट हो, क्योंकि चारों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो चारों का एक कॉमन एरिया होना चाहिए, मेमोरी कॉमन एरिया जहाँ पे तुम अपडेट करो, Yes, ma'am. है ना। और तुम लोग अपना चाहते हो कि हम काम एक दूसरे से शेयर करें, या जो भी है चेंजेस जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं यूजर्स की। यूज समझ में आ रहा है ग्रुपिंग की क्या फायदा होगा, कि आप एक कम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में यू कैन ऐड मल्टीपल यूजर्स एंड इन दैट केस यू विल शेयर अ कॉमन एरिया, कॉमन वर्क एरिया, और वट एवर टास्क यू विल बी डूइंग विल बी रिफ्लेक्टेड टू अदर यूजर्स। और उसमें भी आपको सपोज तुम टीम लीडर हो, तुम्हें किसी एक बंदे पे डाउट है कि पता नहीं वो सही से काम करेगा या नहीं, तो आप उसको, हम हर यूजर को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन सेपरेटली दे सकते हैं। तुम सिर्फ ये मान लो चाहते हो कि भाई वो यूजर ना एग्जीक्यूट ना करे प्रोग्राम को, सिर्फ रीड करे या राइट करे, तो आप ये परमिशन डिसेबल कर सकते हैं, उसके लिए हर यूजर के लिए सेपरेटली हम कर सकते हैं। लाइनेक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो ग्रुपिंग ऑफ यूजर का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल यूजर्स का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और उनको आपस में आप शेयरिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है क्रिएटिंग अ ग्रुप। इसके लिए ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड आप किसी नाम से बनाना चाहते हैं, नेम ऑफ द ग्रुप, ये हमारा होगा नेम ऑफ द ग्रुप। मैं कराऊंगी अगली क्लास में, सारे कमांड करा दूंगी। तो हमने लिखा सपोज ग्रुप ऐड, मैं ग्रुप का नाम देना चाहती हूँ स्टूडेंट, तो आपने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप में आप मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, जो हमने यूजर पहले क्रिएट किए हैं, वी कैन ऐड द यूजर्स इन दिस ग्रुप। कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है टू ऐड अ यूजर इन अ ग्रुप। देखो अब लेकिन ये राइट तभी रन होंगे जब आप रूट से लॉग इन करेंगे, अदरवाइज ये राइट नहीं, बैड कमांड आएगा। तो हमारे पास इसके लिए कमांड होता है, किसी यूजर को मुझे किसी ग्रुप में ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है यूजर MOD मॉडिफाई ऑप्शन स्पेस, यहाँ आएगा लाइनेक्स स्पेस सेंसिटिव, स्पेस आएगा ऑप्शन G, ग्रुप का नेम, ग्रुप नेम और स्पेस यूजर नेम, ये कमांड है यूजर नेम। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ग्रुप में यूजर, क्या मैंने बनाया था, यूजर ABC को ऐड कर दूं मान लो, तो मैं लिखूंगी यूजर MOD मॉडिफाई स्पेस ऑप्शन G स्टूडेंट स्पेस ABC। इसका मतलब ABC यूजर जो है वो स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो गया। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल यूजर पहले क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अब मुझे देखना है कि भाई मेरा जो बना है, हमारा जो ग्रुप क्रिएट हुआ है या हमने जो यूजर क्रिएट किया है वो ऐड हुआ है या नहीं, या क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं जो एक, अच्छा एक यहाँ पे और चीज ध्यान रखना कि हम जितने यूजर या ग्रुप क्रिएट करते हैं ना, वो सारे यूजर और ग्रुप जाते कहाँ हैं, उनकी डिटेल स्टोर हो। यहाँ पे से मैंने कहा कि हर चीज के लिए कौन सी चीज कहाँ स्टोर होगी,
ये लाइनक्स में फिक्स होता है। जैसे हमने सी में कहा कि प्रोग्राम फाइल कहाँ स्टोर होगी, ये फिक्स है विंडोज में। इसी तरीके से लिनक्स में भी कौन सी चीज कहाँ पे जाके स्टोर होगी वो सब फिक्स है। तो यहाँ पे एक मिनट, जो भी हम यूजर क्रिएट करते हैं या ग्रुप क्रिएट करते हैं उनकी सारी डिटेल ETC डायरेक्टरी के अंदर, ETC डायरेक्ट नाम का डायरेक्टरी होता है, इस डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप्स नाम के फोल्डर में सेव होता है, ग्रुप्स में। तो हमें इस डायरेक्टरी में जाके इसको देखना है कि हम अब इसमें देखेंगे तो हमारे सारे यूजर का और ग्रुप का डिटेल मुझे मिलेगा। तो आई हैव टू गो टू दिस डायरेक्टरी एंड दिस फोल्डर। फोल्डर नहीं, यहाँ भी डायरेक्टरी है बट हम फोल्डर जो कि वर्ड के विंडोज के फॉर्म में कह रहे हैं। तो हम इसको कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ग्रेप। ग्रेप क्या करता है, फाइंड ऑप्शन सुना है ना तुम लोगों ने विंडोज में, फाइंड। वर्ड में फाइंड करते हो तो कंट्रोल एस करते हो तो एक फाइंड का विंडो आता है जो ढूंढता Yes, है ma'am. लेफ्ट का दूसरा, ये उसी तरीके का है। ग्रेप क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करता है किसी फाइल में। तो ये ग्रेप हमें क्या फाइंड करना है, हमें सपोज अपने यूजर का नेम फाइंड आउट करना है तो हम ग्रेप डालेंगे, हमने जो ग्रुप लिखा है उस ग्रुप का नाम डालेंगे और कहाँ फाइंड करना है हमें, इस डायरेक्टरी के इस फोल्डर इस पाथ में। तो हम इसका पूरा पाथ देंगे /etc/ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी में जाके स्टूडेंट को ढूंढेगा कि क्या स्टूडेंट यहाँ है, क्योंकि अगर ये क्रिएट हुआ होगा तो इसकी डिटेल यहाँ आके स्टोर हो गई होगी, है ना। अगर ये क्रिएट हुआ है ग्रुप तो इसकी डिटेल यहाँ होगी इस फाइल में। Yes, ma'am. तो ग्रेप वही करेगा, हमने अपने ग्रुप का नाम डाला और उसको सर्च किया इस फाइल में, अगर है तो पूरा डिटेल दिखा देगा, आपका प्रिंट स्क्रीन पे दिखाएगा कि हाँ इस नाम का है, ग्रुप की आईडी ये है, इतने यूजर हैं इसके अंदर। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम सिंपली लिख सकते हैं आईडी। सपोज ABC की आईडी चाहिए, मेरा ABC यूजर है, आईडी स्पेस ABC। तो ABC अगर क्रिएट हुआ है तो ABC का नेम, ग्रुप का नेम, सारा कुछ डिटेल यहाँ दिखाएगा। अंडरस्टूड। तो हमें अभी बेसिकली करना क्या है, एडमिन कमांड्स में यूजर क्रिएट करने हैं, ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप में यूजर्स को ऐड करना है, और कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं, कोटा वगैरह चेक करना है हमें। कोटा मतलब किस यूजर को हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस मिली, उसे हम कोटा कहते हैं, कोटा चेक करना है। इसमें देखो कोई कमांड में डाउट है, रन करके मैं अगली क्लास में दिखाऊंगी। Clear, ma'am. क्लियर है। चलिए, तो अगली वीक में आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्लास, मैं तुम लोगों का फिर लूंगी मे बी कमिंग फ्राइडे। मैं ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं कमिंग फ्राइडे क्लास लूंगी तुम लोगों की, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो ये मैं अभी भेज दूंगी NSS, और डेमन्स हम इसके ये कंप्लीट कर लेंगे तब डेमन्स में हमें कुछ Ma'am. कमांड भी पढ़ने हैं। यस अभावेश। मैम रॉ सॉकेट में लो लेवल लेयर और लो लेवल एक्सेस में क्या अंतर होता है? रॉ सॉकेट में क्या, फिर से बोलो, व्हाट डिड यू वांट? मैम रॉ सॉकेट में लो लेवल लेयर क्या होता है? हाँ, रॉ सॉकेट में क्या है, लो लेवल लेयर का मतलब होता है जो हमारे हार्डवेयर होंगे उनको एक्सेस करने वाला लेयर। तो हमारा जनरली क्या होता है, फिजिकल लेयर को हम कहते हैं कि हार्डवेयर पे काम करता है, ठीक है। तो हम रॉ सॉकेट में क्या करते हैं, वी डिजाइन सम न्यू प्रोटोकॉल, मींस वी विल बी डिजाइनिंग अ हार्डवेयर और क्रिएटिंग अ हार्डवेयर। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी प्रोटोकॉल हमारे फिजिकल लेयर पे काम नहीं करता है ना, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, है ना, क्योंकि इन लेयर पे प्रोटोकॉल नहीं होते हैं, दे ओनली डील विद द हार्डवेयर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइसेस। पर रॉ सॉकेट जो है वो उस लेयर पे काम करेगा। गॉट इट मैम। ठीक है, चलिए, ओके देन मैं इंटीमेट कर दूंगी तुम लोगों को अगली क्लास के बारे में। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, मैम। थैंक यू।